नहीं सर, सबसे पहले तो अगर हम शुरुआत में यही देखें, इसके रूट्स में जाएं, तो पहला सवाल यही होता है कि युद्ध हुआ क्यों था, क्यों शुरू किया गया था। और अगर शांति वार्ताएं ही करनी थी तो पहले ओमान में लगभग सभी पॉइंट्स पर उनकी संधि हो गई थी, एग्री हो गए थे, ओमान के विदेश मंत्री वाशिंगटन चले गए थे। और तब जो ईरान ने जिन 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 बातों पर एग्री किया था वो अब से ज्यादा टफ थी, लेकिन फिर भी ट्रंप ने लास्ट मूवमेंट पर बजाय उस पर साइन करने के और अटैक कर दिया। अब कहने को तो ये कहा जाता है जी नेतन्याहू ने भड़काया और उसने किया। तो बेसिक सर ये है कि जो युद्ध हो रहा है ये नए विश्व ऑर्डर के नए जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी बांटा छीटी के लिए या लूट खसोट के लिए अपने अपने हथियार और अपनी अपनी ताकतें आजमा रहे हैं, जिसमें ईरान की वैल्यू इसलिए ज्यादा है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू है ईरान और पाकिस्तान की, कि रूस और चीन का सारा कारोबार पूरे वेस्ट में वहीं तक जाएगा, खाड़ी के ऊपर कंट्रोल वहीं तक जाएगा। तो ना तो ईरान को वो मजबूत रहने देना चाहते हैं, ना वो खत्म होने देना चाहते हैं। और रूस के अपने इंटरेस्ट हैं, तभी वो वहां से खामनेई को लेकर गए। जैसा सुमित्रो भाई ने बताया, जो खबरें आती हैं, वहां उनका ट्रीटमेंट हुआ मॉस्को में, और वो ईश्वर बेहतर जानता है कि वो मॉस्को में ही है या कि वो वापस तेहरान आ गए हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान राष्ट्रपति और स्पीकर को देखें तो ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, पहले से इनके बारे में बताया जाता है कि ये वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी है उसको ज्यादा टच करते हैं, जबकि खामनेई और IRGC वो ईरानियन और जो भी उनकी पुरानी रिजीम थी खामनेई वाली, सुप्रीम लीडर वाली, वो उसको करते हैं। क्योंकि पुतिन अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे कलर रेवोल्यूशन आता है और कैसे इंसर्जेंसी फैलती है, कैसे सिविल वार खड़े हो जाते हैं। वो इनका बड़ा अच्छा तजुर्बा भी रखते हैं, उनके अपने क्षेत्र में ऐसा हो चुका है। तो उनकी कोशिश यही है कि ईरान टूटने ना पाए और उसमें ऐसा कुछ ना हो कि आपसी रंजिश या आपसी सिविल वार जैसे कोई हालात हो जाए। और जहां तक शांति वार्ता की, शांति की बात थी, तो अगर शांति ही करनी होती तो आज भी लगातार ग्लोब मास्टर जो है पूरे खाड़ी के देशों में उतर रहे हैं। उसमें सऊदिया भी है, बहरीन भी है, और बहुत सैनिक वहां पर उतारे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 50,000 आ चुके हैं, 10,000 पहले से हैं, और उसके अलावा भी लगातार हथियार और सैनिक वहां आ रहे हैं। आप देखें कि जब अफगानिस्तान की वार थी तो उसमें 10 लाख सैनिक इन्वॉल्व थे। तो अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली बात है तो पाकिस्तान से बेशक नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर चीन का बहुत बड़ा दबाव है, और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन से बाहर निकल जाए। कम से कम वहां की जो सिविल अथॉरिटीज हैं या सिविल गवर्नमेंट है, जो आर्मी है, वो नो डाउट पेंटागन की ही एक अलग से थिएटर है, उसको पाकिस्तान थिएटर कह ले, या उनका अलग डेस्क है। तो वहां भी आपसी रंजिश और आपसी आमने सामने और इस तरीके के हालात बनते चले जा रहे हैं, जो घूम फिर कर सिविल वार की तरफ जाते हैं या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही हालात ईरान में भी बनते चले जा रहे हैं, जिसमें IRGC और वहां की सिविल गवर्नमेंट दोनों आमने सामने कहीं ना कहीं है। अब ये आप और हम सब मीडिया में सुनते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मोजाद सिस्टम से पूरे 31 सूबों में बना दिया, IRGC को कंट्रोल कर दिया। लेकिन अगर आप किसी आर्मी के एक्सपर्ट से पूछें तो वो बेहतर बता सकता है कि ऐसा नहीं है कि बिना एक सेंट्रल कमांड के कुछ हो जाए। तो मेरा तो मानना है कि हो सकता है कि वहां रशिया का सेंट्रल कमांड काम कर रहा हो IRGC के सामने, और जो वहां की सिविल गवर्नमेंट है, जो पश्चियान है या कालाबाग है, कालीबाग है, उन वो उनके पीछे कोई अमेरिका के इंटेलिजेंस या अमेरिका के सिंपथाइजर ला काम कर रहे हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ईरान के अंदर, मेरा मानना है कि 20 नहीं तो 50 नहीं तो 40 या 30% ऐसे हैं जो प्रो अमेरिकन है, जिनको आप कुछ भी कह सकते हैं, वहां के स्लीपर सेल रहे हो या सिंपथाइजर रहे हो। तो अगर वो सुप्रीम लीडर को शहीद ना करते और उस टाइम पर IRGC मीडिया वार में उनसे आगे ना निकलती, तो नो डाउट ईरान के अंदर एक वो इंसर्जेंसी भी फैल जाती और स्ट्रीट पावर
वहां की सत्ता को उखाड़ सकती थी, लेकिन चूंकि उस स्थिति से बच गए हैं। लेकिन अगले हालात तो यही देखने वाले हैं कि वो लोग करेंगे क्या और चाहते क्या हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके से उन्होंने यूरोप को रीसेटल कर दिया है, कुछ अलग खेमे बन गए, अमेरिका से साइड लाइन हो गए, ब्रिटेन को अलग आइसोलेट कर दिया गया या वो खुद हो गया, उधर कनाडा का एक अपना अलग वर्चस्व शुरू हो गया है, उसने अपनी सेना बनानी शुरू कर दी है। तो उसके बाद वो खाड़ी को भी रीसेटल करेंगे और रीसेटल करने के बाद इसको रीड्रॉ करेंगे और खाड़ी को ना मजबूत रहने देंगे, ना इतना पैसा रहने देंगे, ना इतना कमजोर भी रहने देंगे कि वो एक दूसरे के सामने ना खड़े हो सके। तीसरी सबसे बड़ी ताकत इसमें आती है तुर्की की, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग रोल अदा कर रहा है इस पूरे के पूरे वार में। एक तरफ तो वो इसराइल के साथ फसाद दिखा रहा है, उसकी विरोध कर रहा है और बयानात कर रहा है, और दूसरी तरफ इसराइल को जितनी भी एनर्जी सप्लाई है वो वाया तुर्की जा रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उसको वो शांत करके बैठे हैं। और तीसरा, इन लोगों ने 2 साल 3 साल पहले एक बड़े अच्छे तरीके से अजरबैजान को अपने कब्जे में ले लिया था, जो आज की डेट में मेरे हिसाब से ईरान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और अगर अजरबैजान से बूट्स ऑन द ग्राउंड होते हैं, क्योंकि अजरबैजान भी कहीं ना कहीं या बहुत हद तक नेतन्याहू का सिंपथाइजर है, उसको सपोर्ट करता है और वो उसके लिए काफी कुछ काम करेगा। क्योंकि जब आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान और इजराइल, इनके कमांडर्स भी अजरबैजान में थे, इनके ड्रोन्स भी थे और इनके हथियार भी थे। और जब उसने परेड निकाली थी तो उसमें एक तरफ इजराइल का झंडा लगाया हुआ था, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था। क्योंकि नया ऑर्डर आना है, एक नई रिजीम आनी है, पूरी दुनिया को एक नए ढांचे में, एक नए सांचे में लेकर आना है, तो उसके लिए पुराना सब डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी हो जाता है। शायद इसकी एक कोशिश तब की गई थी जिसको कोरोना बोला जाता है, क्योंकि मैं पर्सनली ये बात नहीं मानता कि कोरोना कोई महामारी थी। मेरे हिसाब से वो एक बनाया हुआ सिस्टम था, उसमें कुछ लोग बीमार हुए, जो अस्पताल में गए वो मारे गए, लेकिन जो अस्पताल में नहीं गए, जबकि दिल्ली के बॉर्डर पर ही आप देखें तो लाखों किसान बैठे थे, उनमें से किसी ने मास्क नहीं लगाया, उनको किसी को कोरोना नहीं हुआ, अफगानिस्तान में नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ। और बस खुद उस टाइम पर ट्रंप भी ये कहते थे कि ये बेकार की दवाइयां देता है, फूजी या फ्यूजी करके ऐसे कोई वहां सज्जन थे जो बिल गेट्स के लिए काफी दिनों से काम कर रहे थे। तो उस डीप स्टेट का वो सिस्टम या उनकी वो साजिश कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन नए सिस्टम को बनाने के लिए, नए ऑर्डर को लाने के लिए एक बार तो फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करना सब जरूरी है, और उसी के लिए ईरान का युद्ध है। अगर ईरान को हार्मुज खोलने के लिए ईरान तैयार था तो अमेरिका ने बंद कर दिया। तो अगली कड़ी में हम देखेंगे कि बाबल मंदब को बंद कर दिया गया, और अगर बाबल मंदब भी बंद हो जाता है और पूरे के पूरे यूरोप को और दुनिया को एसेंशियल सप्लाई रुक जाती है, तो फिर फाइनेंशियली सब जीरो हो जाएंगे। और अगर एनर्जी के रेट बढ़ते हैं, बैरल जो क्रूड ऑयल है आज ये 100 के आसपास चल रहा हो, 95 है जो भी है, अगर ये इसको 150 तक ये ले आते हैं तो इनका टारगेट पूरा हो जाएगा। और शायद उसके बाद फिर ये रीसेटल करेंगे, फिर टेबल पर बैठेंगे। फिलहाल तो टेबल पर बैठ रहे हैं और इसीलिए बैठ रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़े और कोई अपने अपने देशों से पीछे ना हट सके। अगर ट्रंप ईरान की शर्तों को एक्सेप्ट करता है तो वहां पर अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। 3 दिन पहले वहां के कैनन में पुराने फौजियों ने आकर प्रोटेस्ट भी किया है। और अगर ईरान ये बात मान लेता है तो वहां कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आईआरजीसी और वहां की जो पब्लिक है वो सड़कों पर आ जाएगी कि तुमने हार क्यों मान ली। और ऐसे में सबसे बुरे फंसे हैं हमारे पड़ोस के पाकिस्तान। अगर वो थोड़ा सा भी कहीं गलती कर जाता है, चूक जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वार जैसा होने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ तो वहां खैबर पख्तून जो है वहां के,
वो अपोज कर रहे हैं। आज आज का जो भी उनका अरेंजमेंट है, इसको सरकार तो नहीं कहना चाहिए, इस अरेंजमेंट में पब्लिक उनके खिलाफ है क्योंकि पब्लिक ने वोट नहीं दिया था। और दूसरी तरफ फिर शिया सुन्नी वाला भी मामला खड़ा हो जाता है। तो अगर ये इंसर्जेंसी फैलती जाती है, क्योंकि कोशिश ये की गई थी कि ईरान के साथ खाड़ी देशों का युद्ध हो जाए, जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने बड़े तरीके से और बड़ी डिप्लोमेटिक वे से टाल दिया। वो धीरे धीरे चीन की तरफ जा रहा है, और अगर वहां पर नहीं होता तो फिर उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता कि इस युद्ध को बढ़ाएं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, आपस में इंसर्जेंसी जैसे हालात हों, और एक वर्ल्ड वार नई शक्ल में सामने आए, जिससे रिसेशन आए, डिप्रेशन आए, और फाइनेंशियली दोबारा से सारा दुनिया को रिसेटल किया जाए। मेरा तो यही सोचना है, बाकी तो आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं सर, अभी जैसे सुमित्रो दादा ने बताया, उनकी बिल्कुल सही एक ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि जो हम मीडिया में देख रहे हैं उसी सब का लब्बल-लुआब इन्होंने बताया। लेकिन मेरी सोच जो है वो थोड़ी सी इसलिए हटके होती है कि मैं कॉन्स्पिरेसीज को देखता हूँ, और या उसी सब्जेक्ट को ज्यादा कंसीडर करता हूँ। जिस प्रकार से अगर हम सोचें तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन उस सवाल को उसको देखा जाए कि क्यों किया और उसकी क्या सफलता मिली, हमें क्या हानि लाभ हुए, और जब हमें उसका नुकसान हुआ तो हमने वो रिटेलिएट क्यों नहीं किया। अगर हमारा नुकसान हुआ, जैसे क्लेम किया जा रहा है कि हमारे राफेल डिस्ट्रॉय हुए या हमारे जहाज गिरने लगे, तो उसका हमने रिटेलिएट हम ना करके चुपचाप बैठ गए। ट्रंप ने कहा सीज फायर, हमने कहा ओके सर, ओके फादर, एज यू सेड। तो ऐसे ही ईरान में, सीरिया में, लेबनान में, मैं तो अपनी उसी बात पर स्थिर हूं कि नए विश्व के लिए चीना झपटी हो रही है, और अपना अपना हिस्सा लोग, जितनी भी ताकतें हैं वो अपना अपना हिस्सा, अपना वर्चस्व और ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड कैप्चर करने की कोशिश में लगी हुई है। सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेबनान के ऊपर अगर उन्होंने दिया है, यहाँ एक साथ दो कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट तो है ग्रेटर इसराइल वाला। अगर ग्रेटर इसराइल बनना शुरू हो जाता है तो फिर बहुत सारे ग्रेटर और कंट्रीज बनने शुरू हो सकते हैं। उसमें संभव है कि हम भी अखंड भारत की तरफ जाएं, या पूरे साउथ एशिया को इकट्ठा करके और उसको एक अहले हिंदुस्तान जैसा था। बिल्कुल यही बात मैंने भी कही थी कि फिर बहुत सारे अखंड देश बनने की तरफ जा सकते हैं। और जहां तक बॉर्डर डिस्प्यूट्स का बात है, चाइना ने अपने जितने भी उसके 12-13 आसी पड़ोसी हैं उन सबके साथ अपना सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन भारत के साथ नहीं निकाला। भारत की सिर्फ जो पंजाब के साथ और पाकिस्तान की सीमा मिलती है, उसके अलावा हमारे ज्यादातर देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। अभी मोदी जी ने अपने 110 गांव बांग्लादेश को देके कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वहां बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां डिस्प्यूट है। म्यांमार से हमारा डिस्प्यूट है, श्रीलंका से वाटर टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट है, और कश्मीर को लेकर तो इतना बड़ा डिस्प्यूट है कि वो कभी भी गले की हड्डी बन सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि पंजाब के अंदर भारत से बाहर जो कुछ हलचल हो रही है, अगर आप सोचें कि उसका कोई असर नहीं होगा तो वो भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। हमारी सरकार आंखें मूंद के बैठी है, या जानबूझ के वो ऐसा चाह रही है कि जो भारत के हित में नहीं है। तो हम बात कर रहे थे सर, ग्रेटर इसराइल अगर एक तरफ बढ़ता है तो उसके सामने तुर्की भी अपने उस्मानिया का ख्वाब लेकर बैठा हुआ है, और रूस भी सोवियत संघ का ख्वाब लेकर बैठा हुआ है। तभी वो यूक्रेन के अंदर पिछले 4 साल से कॉन्फ्लिक्ट में है, और ये कॉन्फ्लिक्ट जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक सेटलमेंट भी नहीं होगा। मैंने आपके पिछले जो हमारी बातचीत थी, डिबेट थी, उसमें मैंने कहा था कि शांति के लिए युद्ध भी जरूरी होती है, लेकिन वो बुद्धिमानी से लड़े जाएं तो। और अगर किसी के सामने घुटने टेक के ना लड़े जाएं, अपनी गैरत और अपनी इज्जत, अपने वकार के साथ अगर कोई कौम खड़ी रहती है तो वो कहीं तक पहुंच जाती है। और उसके लिए जरूरी होता है कि उसके नेतृत्व का पढ़ा लिखा होना, उसके नेतृत्व का समझदार होना, उसके नेतृत्व का दूरदर्शी होना। अगर हमारा नेतृत्व ये भी नहीं जानता कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने बोला था,
तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हम 10 रुपए की झालमुड़ी खा के तो देश नहीं चला सकते ना सर। तो ईरान, हम ईरान की और जियो पॉलिटिक्स की जहां तक बात कर रहे थे, मेरा उसमें अंतिम विश्लेषण यही है कि ये एक नए विश्व तक चलेगा और इसको चलाया जाएगा। अब अगर हम ये भी संदेह करें कि अमेरिका और ईरान कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हों, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होगी। जी सर। जी,